Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM. Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगात 5125 कलयुग विक्रम संवत 2080 फागुन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी 3 मार्च 2024 है। दर्पण के सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम का सप्रेम नमस्कार। इस सप्ताह के समाचार इस प्रकार हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। चुनाव आयोग ने मतदान की तिथियों की घोषणा नहीं की, लेकिन राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। एनडीटीवी ने अपने खास शो खबर पक्की है के जरिए बता दिया कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा के कई दिग्गज नेता किन सीट से चुनाव के मैदान में उतरेंगे। पीएम मोदी इस बार भी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे और अमित शाह पीएम के खास साथी माने जाने वाले गृह मंत्री एक बार फिर से गुजरात की राजधानी अपनी पुरानी सीट गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के ज्योति आदित्य सिंधिया भी पुरानी सीट गुना से चुनाव लड़ेंगे। केंद्र सरकार के पूर्व कानून मंत्री एसपी बघेल आगरा सीट से चुनाव लड़ेंगे। असम बीजेपी के अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सबानंद सोनोवाल केंद्र में आमुष मंत्री और पतनपोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री हैं। पार्टी ने उन्हें डिब्रूगढ़ से खड़ा करने का फैसला किया है। यह भी पिछले चुनाव में इसी सीट से जीते थे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने इस बार भावनगर से टिकट दिया गया है। कोयला एवं खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी हुबली धारवाड़ से चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम दिल्ली से भाजपा के मौजूदा सांसद परवेश वर्मा एक बार फिर से इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। लोकप्रिय भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन गोरखपुर से चुनाव में उतरेंगे। पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांता मौजूमदार ने पिछली बार ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद किया था और इस बार भी बालूघाट से चुनाव लड़ेंगे। शोभा करंदलाजे उडुपी चिकमंगलूर से चुनाव लड़ेंगी। पुरी ओडिशा से लोकसभा चुनाव में संबित पात्रा चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से मौजूदा सांसद निशित प्रमाणिक चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल की अभिनेत्री नृत्यांगना भी चुनाव में उतरेंगी। सुनीता दुग्गल हरियाणा सिरसा से, उत्तर प्रदेश में बाग गांव से भाजपा ने फिर से कमलेश पासवान को चुनाव का टिकट दिया है। बंगलुरु में एक कैफे में ब्लास्ट होने से 9 लोगों के घायल होने के कुछ घंटे बाद इस धमाके का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में दोपहर के वक्त हुए धमाके में कई लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आ रहे हैं। बंगलुरु के कुंडा इली में रामेश्वरम कैफे में करीबन 12:30 बजे यह विस्फोट हुआ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया रेड्डी ने कहा कि इस हमले में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। इस घटना में कोई भी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस मामले को गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यूएपीए और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। दिल्ली की एक अदालत ने ब्लूमबर्ग टीवी प्रोडक्शन
सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को आदेश दिया कि वो जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड के खिलाफ प्रकाशित अपमानजनक लेख हटाए। साथ ही सुनवाई की कि अगली तारीख भी पक्की कर दी और कहा कि ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐसे किसी भी लेख को पोस्ट करने, प्रसारित करने या प्रकाशित करने से रोक दिया गया है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में 1 मार्च से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई। इसमें देश और दुनिया के बड़े-बड़े उद्योगपति शामिल हुए। इस दौरान अडानी ग्रुप के डायरेक्टर प्रणव अडानी ने समिट में आमंत्रित करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। प्रणव ने कहा कि अडानी ग्रुप मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए उत्साहित है। करीबन 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का वादा है। 5,000 करोड़ रुपए की लागत से उज्जैन, इंदौर और भोपाल को मिलाकर महाकाल एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला भी लिया गया है। भिंड, बुरहानपुर, टीकमगढ़, अलीजापुर में विकास की कई योजनाएं तैयार की गई हैं। प्रणव कहते हैं कि मध्य प्रदेश को वे भारत का मुख्य प्रदेश बनाना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 29 फरवरी शुक्रवार को पीएम मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात को करने के बाद उन्होंने कहा यह एक प्रोटोकॉल बैठक है और शिष्टाचार मुलाकात थी। उनका कहना था कि मैं यहाँ किसी राजनीतिक विषय पर चर्चा करने के लिए नहीं आई। टीवी अभिनेत्री देवलीना भट्टाचार्य ने 2 मार्च को अमेरिका में अपने दोस्त की गोली मारकर हत्या के बाद पीएम मोदी और भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। देवलीना ने एक पोस्ट में कहा कि उनका दोस्त शाम को टहल रहा था कि एक अज्ञात व्यक्ति ने कई बार गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। हाल के महीनों में भारतीय अमेरिकियों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। देवलीना ने अपने एक पोस्ट में अमेरिका में भारतीय दूतावास, पीएम मोदी और विदेश मंत्री को टैग करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं को कंट्री लेवल पर सीरियसली लेना चाहिए। गूगल ने 29 फरवरी को भारत में 10 कंपनीज के ऐप के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए उन्हें गूगल प्ले स्टोर से हटाना शुरू कर दिया है। गूगल ने सेवा शुल्क भुगतान विवाद के बाद यह कदम उठाया है। हटाए जाने वाले ऐप्स में भारत मैट्रिमोनी जैसे लोकप्रिय ऐप भी शामिल हैं, जिसके बाद स्टार्टअप फर्म्स के साथ टकराव की आशंका जताई जा रही है। मैट्रिमोनी.com के संस्थापक ने गूगल के इस कदम को भारतीय इंटरनेट का काला दिन बताया है। रॉयटर्स के मुताबिक यह विवाद कुछ भारतीय स्टार्टअप के गूगल को ऐप भुगतान पर 11 से 26% शुल्क लगाने से रोकने की कोशिश में लेकर किया गया है। मैट्रिमोनी.com की डेटिंग ऐप भारत मैट्रिमोनी, क्रिश्चियन मैट्रिमोनी, मुस्लिम मैट्रिमोनी एंड जोड़ी को 29 फरवरी से हटा दिया गया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए समस्या बढ़ती जा रही है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने अपने मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून के उल्लंघन को लेकर डिजिटल बैंक पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने 29 फरवरी से अपने ग्राहकों के खाते में नई जमा तथा टॉपअप स्वीकार करने से रोक दिया गया है। बाद में तारीख को 15 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। इसी सप्ताह पेटीएम पेमेंट बैंक के अंशकालिक गैर कार्यकारी चेयरमैन ने पद से इस्तीफा दे दिया और निर्देशक मंडल का पुनर्गठन किया। मंत्रालय ने कहा कि कई इकाइयों के खाते पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में थे। उन्होंने अवैध गतिविधियों से प्राप्त राशि यानी अपराध की कमाई को पेटीएम पेमेंट बैंक के खातों के माध्यम से दूसरी जगह भेजा। कहा जाता है कि मंत्रालय ने वित्तीय खुफिया इकाई AFIEU के लिए अपनी निगरानी प्रणाली और रिपोर्टिंग व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। खेल समाचार में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के खिलाफ जारी जांच की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया 3-1 की अजय बढ़त शामिल कर चुकी है। अब ऐसे में भारतीय टीम की नजर 5वें टेस्ट पर अपने नाम पर कर लेने की है।
टीम इंडिया के इस मिशन को सफल बनाने के लिए शुभम गिल खास प्लानिंग कर रहे हैं। अनुष्का कुमारी की हैट्रिक की बदौलत भारत ने 29 फरवरी को अंडर 16 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भूटान पर 7-0 से जीत हासिल की। बता दें, अनुष्का हजारीबाग की एक 13 वर्षीय बालिका है। फिल्म समीक्षा में वीर सावरकर फिल्म 22 मार्च को रिलीज होने जा रही है। यह फिल्म भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और सुधारक विनायक दामोदर सावरकर की जीवन यात्रा पर है, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से जाना गया है। यह एक बेहतरीन फिल्म है। सभी राष्ट्रवादियों, विशेषकर हिंदू समुदाय को यह पसंद आएगी। सावरकर की भविष्यवाणियां समय के प्रवाह के साथ सही साबित हो रही हैं। वर्ण व्यवस्था की निंदा के अलावा उनकी सभी आदर्श पालन करने योग्य हैं। रणदीप हुड्डा ने इस फिल्म में वीर सावरकर की भूमिका निभाई है और इस फिल्म के निर्माता हैं आनंद पंडित, संदीप सिंह, सैम खान और रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा ने इसे डायरेक्ट भी किया है। इस फिल्म में अन्य कलाकारों में हैं अंकिता लोखंडे और आर भक्ति क्लाइन। दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक सोने का भाव 57,450 रुपए प्रति 10 ग्राम है। डॉलर की विनिमय दरें इस प्रकार हैं: अमरीकी डॉलर 82 रुपए 85 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 54 रुपए 14 पैसे। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त हुए। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम। आज हमेशा की तरह हम आपके लिए लाए हैं कुछ मिले जुले गीत, विज्ञापन और सामाजिक सूचनाएं। आज स्टूडियो में आपके साथ हैं संजीव शर्मा, प्रदीप उपाध्याय, श्रीमती संध्या निगम और गार्गी शर्मा। तो चलिए, अब समय होता है प्रभु वंदना का। आइए सुनते हैं आज का विचार और खूबसूरत भजन। दर्पण के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 8 मार्च को महादेव की महाशिवरात्रि है और उस दिन हमारे शिवजी और पार्वती जी का विवाह हुआ था। इसी उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। उसी के आधारित चलिए आज का विचार हम सुनते हैं। विचार है, महादेव का सच्चे मन से लिया गया नाम और मेहनत से किया गया काम कभी विफल नहीं होता। भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की।
श्रोताओं, आशा करता हूं कि ये भजन आपको पसंद आया होगा। जी हां, इस सप्ताह 8 तारीख को शिवरात्रि है और हम सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो उपाध्याय जी, आज कार्यक्रम में क्या क्या लेके आए हैं आप? काफी कुछ है। महाशिवरात्रि का तो आपने बहुत अच्छा माहौल संजीव जी बना ही दिया है, और उसके अलावा मार्च का महीना जो है अपने आप में विशेष है। होली का कार्यक्रम भी इसी महीने में होना है, और दर्पण की विशेष होली है, वो भी है 31 तारीख को, तो उसके बारे में भी जानकारी देंगे। बट उसके साथ ही एक दुखद पिछले सप्ताह की जो थी संगीत जगत की एक खबर थी कि सोमवार को पंकज उदास जी का निधन हो गया 72 वर्ष की आयु में। और उनका जब नाम आता है तो सीधी बात जो है दिमाग में सीधा गजल की बात आती है, और इतनी सुंदर गजलें उन्होंने गाई हैं, इतना सुंदर कलेक्शन है हर विषय पे, और स्पेशली भावुक करने वाली, जैसे एनआरआईज के लिए वो चिट्ठी आई है, मतलब वो जो कोई भी एनआरआई सुनता है तो आज भी शायद उसकी आंखों में कहीं ना कहीं आंसू जो है आ ही जाते हैं। तो और सबसे बढ़िया बात जो पंकज उदास जी की मुझको लगती है, मैं उनके बारे में पढ़ रहा था कि अनकंट्रोवर्शियल, मतलब हर लोग सेलिब्रिटीज कभी ना कभी जीवन में जो है विवादों के दौर में अवश्य आते हैं, लेकिन पंकज उदास का जीवन जो है बिल्कुल निर्विवाद रहा है। तो इनकी जब कल आपने बताया कि इन पर कार्यक्रम करना है, तो मैं इनकी गजलों में सोच रहा था कौन सी लूं, तो इतनी सारी हैं, बट एक मुझको ऐसी लगी कि वो गजल जो है वो हर पीढ़ी के लिए है, और एक वो पुराने दौर को नए दौर से कंपेयर करके बताती है। तो वो 3 जनरेशन्स का बताती है कि हमारे दादाजी कैसा जीवन बिताया करते थे, फिर हमारे पिताजी ने कैसा, और हम कैसा जीवन गुजार रहे हैं। तो वो गजल मैं सोचता हूँ आगे और भी उनके बहुत अच्छे अच्छे गाने और गजलें हैं, सुनाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आरंभ हम उस गाने से करें तो श्रोता लोग पसंद करेंगे। सुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। दुख सुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। मिट्टी का एक
घर था, चोरों का कोई खटका न डाकुओं का डर था। खाते थे रूखी सूखी, सोते थे नींद गहरी, शामें भरी भरी थी, आबाद थी दोपहरी। संतोष था दिलों को, माथे पे बल नहीं था, दिल में कपट नहीं था, आंखों में छल नहीं था। थे लोग भोले भाले लेकिन थे प्यार वाले, दुनिया से कितनी जल्दी सब हो गए रवाना। दुख सुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। का वक्त आया, तालीम घर में आई, अब्बा का वक्त आया, तालीम घर में आई, तालीम साथ अपने ताजा विचार लाई। आगे रवायतों से बढ़ने का ध्यान आया, मिट्टी का घर हटा तो पक्का मकान आया। दफ्तर की नौकरी थी, तनख्वाह का सहारा, मालिक पे था भरोसा, हो जाता था गुजारा। पैसा अगरचे कम था, फिर भी न कोई गम था, कैसा भरा पूरा था अपना गरीब खाना। दुख सुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। अब मेरा दौर है ये, कोई नहीं किसी का, अब मेरा दौर है ये, कोई नहीं किसी का। हर आदमी अकेला, हर चेहरा अजनबी सा, आंसू न मुस्कुराहट, जीवन का हाल ऐसा, अपनी खबर नहीं है, माया का जाल ऐसा। पैसा है मर्तबा है, इज्जत विकार भी है, नौकर है और चाकर, बंगला है कार भी है, जर पास है जमीन है, लेकिन सुकून नहीं है। पाने के वास्ते कुछ क्या क्या पड़ा गवाना। दुख सुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। आने वाली नस्लों, आने वाले लोगों, आने वाली नस्लों, आने वाले लोगों, भोगा है हमने जो कुछ, वो तुम कभी न भोगो। जो दुख था साथ अपने, तुमसे करीब ना हो, पीड़ा जो हमने झेली, तुमको नसीब ना हो। जिस तरह भीड़ में हम जिंदा रहे अकेले, वो जिंदगी
की महफिल तुमसे न कोई ले ले। तुम जिस तरफ से गुजरो मेला हो रोशनी का, रासाए तुमको मौसम 21वीं सदी का। हम तो सुकून को तरसे, तुम पर सुकून बरसे, आनंद हो दिलों में, जीवन लगे सुहाना। दुख सुख का एक सबका, अपना हो या बेगाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। तो संजीव जी, कैसी लगी ये गजल? बहुत ही शानदार। देखिए, ये गजल पंकज उदास ने कम से कम 30-35 साल पहले गाई थी। उस जमाने में ना गूगल होता था, ना फेसबुक होता था, और बिल्कुल उसी दौर की इन्होंने बात की है कि आज जो है वो हम कितने सोशल मीडिया में घिरे हुए हैं। फेसबुक पे हमारे 500 दोस्त हैं, लेकिन पड़ोसी का नाम नहीं जानते, और अपने भाई और बहनों से शायद रक्षाबंधन पर ही बात करते हैं। बाकी दुनिया से लाइक और डिसलाइक पता नहीं क्या क्या सब चलता रहता है। तो ये आज के दौर की जो है वो एक दिखावी दौर को दिखाता है। तो एक अच्छा संदेश भी है इस गजल में। और तो संजीव जी, हमारा पंकज उदास स्पेशल तो जारी रहेगा, इनकी और भी आगे सुंदर गीत और गजलें सुनाएंगे। उसके अलावा कल मैंने एक संगीत का कार्यक्रम भी, संध्या भी अटेंड की थी, उसके बारे में भी श्रोताओं को जानकारी दूंगा। हमारे अलंकार जी, जो कि हमारे नियमित श्रोता हैं, हमारे स्टूडियो में भी आते रहते हैं और सिडनी के जाने माने जो है वो संगीत के शो करवाते हैं। तो उनका कल जो था रात को शो था, तो उसमें भी अच्छे अच्छे भारत से कलाकार आए हुए थे, तो काफी अच्छा आयोजन था वो। तो मगर अब आप हमारे जो मेहमान हैं उनसे परिचय कराइए, ताकि कुछ स्वास्थ्यवर्धक जानकारी जो है उनसे भी हासिल हो सके। जी हाँ, बिल्कुल। तो श्रोताओं, आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं श्रीमती संध्या निगम जी। संध्या जी, आपका दर्पण कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद संजीव जी। तो इससे पहले कि हम आपसे बातचीत शुरू करें, आप अपने बारे में कुछ हमारे सुनने वालों को बताएंगी? जी हाँ, बिल्कुल संजीव जी। मेरा नाम संध्या निगम है। मैं इंडिया से, यूपी कानपुर से सिडनी अभी 1.5 साल पहले ही आई हूँ अपने बेटे के पास में जी। तो सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और आज हम लोग थोड़ा सा इस विषय में बात करने वाले हैं, कुछ स्वास्थ्य के लिए जी। तो मैं बता दूं श्रोताओं को कि संध्या जी जो हैं वो रेकी एक्सपर्ट हैं, रेकी गुरु हैं, और इन्होंने रेकी के बहुत ही एडवांस्ड कोर्सेज जो भी हाईएस्ट लेवल के होते हैं वो कर रखा है। तो आज संध्या जी से हम लोग रेकी के विषय में कुछ बातचीत करेंगे। तो संध्या जी, सबसे पहले ये बताइए कि हमारे सुनने वालों को कि रेकी क्या चीज है? हाँ, रेकी एक ऊर्जा है। पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये रेकी मैंने भी कहाँ से सीखी। मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर अशोक कुलश्रेष्ठ और मिसेस अनुपम कुलश्रेष्ठ, जो कि नोएडा में रहते हैं। तो मैंने उनके पास से ये रेकी विद्या सीखी और मैंने इसमें मास्टर्स किया। तो इसके कई लेवल्स होते हैं, तो मास्टर्स अपर लेवल है जिसको मैंने किया। तो मैं रेकी मास्टर हूँ इस टाइम पर। और रेकी के विषय में बताना चाहेंगे कि रेकी एक तरह की ऊर्जा है जी। ये ऊर्जा है जिसको हम लोग भारत में प्राण शक्ति के नाम से समझते हैं जी। तो ये प्राण शक्ति है और रेकी प्राण शक्ति के उपयोग की विधि है, जिसको ऊर्जा का उपयोग करके हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, जो लंबे समय से लुप्त हो चुकी थी। लेकिन डॉक्टर मेकाओ उसई जापान के थे, जिन्होंने 19वीं सदी में इसका पुनः आविष्कार किया और इसको आजकल अब हम लोग यूज में लाते हैं। तो रेकी मूलतः जापानी भाषा का शब्द है। अच्छा। जिसका अर्थ है सर्वव्यापी जीवन शक्ति। यह शक्ति जो होती है सभी जीवधारियों में होती है जी। बस उसको हमें एक्टिवेट करने की जरूरत होती है और इसके उपयोग करके हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और दूसरों को भी इससे स्वस्थ करवा सकते हैं।
तो एक तरीके से ये चिकित्सा की कहते हैं ना परा चिकित्सा पद्धति है जी। हाँ, इसको एलोपैथी की जगह यूज नहीं कर सकते, पर उसके इम्प्रूव करने कैटालिस्ट की तरह हम उसको यूज करके काम करते हैं। तो रेकी का स्रोत क्या है? रेकी का जो स्रोत है जी, ये एक प्रकार की आध्यात्मिक चेतना है। अच्छा। ये पारलौकिक ज्ञान भारत, चीन, जापान सब जगह फैला हुआ है जी। तो जैसे गौतम बुद्ध जी थे, गौतम बुद्ध, महात्मा ईशा, तो और दूसरे आध्यात्मिक गुरु थे जिनके स्पर्श मात्र से हम दूसरों का उपचार कर पाते थे जी। गौतम बुद्ध जी थे, वो छूकर उपचार कर देते थे, लोग ठीक हो जाते थे। लोग कहते थे कि भाई उन्होंने छुआ और हम ठीक हो गए। तो ये उस टाइम की ही चिकित्सा पद्धति है। लेकिन 19वीं सदी के उत्तर काल में एक जापानी ईसाई डॉक्टर हुए मिकाओ उसेई, उन्होंने इसको कमल तंत्र सूत्र के रूप में उपलब्ध कराया और इस उपचार विधि को पुनः आविष्कार किया। क्योंकि जब गौतम बुद्ध जी थे या ईशा थे तो उन्होंने इस पद्धति को आगे नहीं बढ़ाया, उन्होंने अपने तक सीमित रखा। तो ये विलुप्त हो गई। तो लेकिन जब फिर दोबारा इस बारे में सोच आई तो डॉक्टर मिकाओ उसेई ने इसको दोबारा शायद उस वक्त उतना आसान भी नहीं रहा होगा लोगों को शायद सिखाना या तो। हाँ, लेकिन आज से हजारों वर्ष पूर्व जी प्राण विद्या की सहायता से रोगों को मुक्त करने की विधि थी। अच्छा। जिसका वर्णन संस्कृत ग्रंथों में किया गया है। चलिए संध्या जी, आपसे बात करते रहेंगे, तब तक एक अच्छी सी पंकज उधास जी की गजल सुन लेते हैं। जी, थैंक यू। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम तो मेरे प्रियवर हो। सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना, सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना। तू सादगी फूलों की, क्या सादगी का कहना, उड़े खुशबू जब चले तू, उड़े खुशबू जब चले तू, बोले तो बजे सितार। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। सारी दुनिया हर जाए तेरे प्यार में है सच्चाई, सारी दुनिया हर जाए तेरे प्यार में है सच्चाई, इसलिए
जीवन में प्यार भरा तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम तो मेरे प्रियवर हो। तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती। तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती। तेरे होठ हैं मधुशाला, तू रूप की है ज्योति। तेरी सूरत जैसे मूरत, तेरी सूरत जैसे मूरत। मैं देखूं बार बार, ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार। फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम तो मेरे प्रियवर हो। बहुत ही सुंदर गीत। श्रोताओं, आशा करता हूं आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। जी हां, आज हम श्री पंकज उदास जी के कुछ गजल और गीत लेके आए हैं और हम बातचीत कर रहे हैं रेकी एक्सपर्ट श्रीमती संध्या निगम जी से। तो उपाध्याय जी और पंकज उदास जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, पंकज उदास जी का तो बिल्कुल प्रोफाइल ऐसा है। आपने कभी इनका लाइव शो संजीव जी देखा? मैंने तो इनको 1984 में जब मैं कानपुर गया था, तो वहाँ पे एक हमारे मतलब आईआईटी में एक फंक्शन हुआ करता है जिसको कल्चरल फेस्टिवल बोलते हैं, हर इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है। तो उसमें एक ऐसे ही जो है वो उनको बुलाया जाता है। तो कोइंसिडेंटली उस साल पंकज उदास जी को बुलाया गया था। मुझे लगता है उस समय शायद पंकज उदास जी हर कॉलेज में, क्योंकि हमने भी उनका जो है कॉलेज के ही ऑर्गेनाइज किया हुआ प्रोग्राम था इलाहाबाद में, तो वहाँ उनको लाइव सुना। जो गजलें होती थी वो जो रोमांस वाली होती थी कि वो धूप में निकला ना करो, और वो मतलब सारे स्टूडेंट टीनेजर्स मतलब जो है बिल्कुल युवा छात्र लोग जो है बिल्कुल उसको जो है वो सुन के जो थे बिल्कुल प्रसन्न हो जाते थे। तो सही बोल रहे हैं आप, उस दौर के जो थे वो बिल्कुल सबसे चहेते कलाकार जो थे गजल के ये हुआ करते थे। तो आज पंकज उदास जी के ही ऊपर एक प्रश्न पूछ लेते हैं। श्रोताओं, हम एक पहेली भी लेके आए हैं और जी हाँ, पहेली में 2 पुरस्कार हैं। एक है वीर सावरकर फिल्म का पास जो 2 लोगों के लिए है, और जो दूसरा जो इनाम है वो है फिल्म मडगांव जो है उसके लिए भी एक पास जो 2 लोगों को। तो आज का प्रश्न है कि भारत सरकार का सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार पंकज उदास जी को मिला था? जी हाँ, ये प्रश्न का आप उत्तर दीजिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, और हम फिर एक जो है 2 विनर को चूज करेंगे। बिल्कुल, हाँ। तो एक बार पुनः बता दें कि भारत सरकार जो है आपको सेलिब्रिटीज और जिन्होंने विशेष योगदान दिया है देश के लिए, तो उनको पुरस्कार देती हैं। तो उनके कई कैटेगरीज हैं, भारत रत्न है, पद्म भूषण है, इस तरीके के। तो पंकज उदास को भी एक इसी प्रकार का पुरस्कार दिया गया था। तो श्रोताओं को सिर्फ ये बताना है कि वह कौन सा पुरस्कार था। तो चलिए संजीव जी, बातचीत हमारी जो है संध्या जी से जारी रखते हैं। तो संध्या जी, आपने इतनी सुंदर जानकारी हमारे श्रोताओं को रेकी और रेकी के इतिहास के बारे में दी, और इसका मुझे तो जानकर आश्चर्य हुआ कि इसका इतिहास जो है वो हजारों वर्ष पुराना है, क्योंकि जो हमारी एलोपैथिक विद्या पद्धति है ये कोई बहुत अधिक पुरानी नहीं है। तो ये बताइए, जैसे हमारे अष्टयोग है उसमें एक आपके चक्रों की बात की जाती है कि कुंडलिनी है, इसकी जागरण की बात की जाती है कि अगर आपको वाकई में स्वस्थ रहना है तो कुंडलिनी अगर आपकी जागृत हो तो मानसिक और स्वास्थ्य रूप से आप जो है वो आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो उसका कुछ अगर कनेक्शन अगर रेकी से अगर कुछ हो, क्योंकि मैंने देखा है अंत में सारी विज्ञान जो है वो एक ही मूल बात पे आके टिक जाती हैं, जो मूल सिद्धांत हैं चिकित्सा विद्या के। तो उस बारे में अगर कुछ जानकारी हो तो हमारे श्रोताओं को बताइए। हाँ जी उपाध्याय जी,
जो हमारा योग विज्ञान कहता है कि हमारे चक्रों के द्वारा हम लोग चीजें कंट्रोल करते हैं, तो रेकी भी उसी तरीके से कुछ काम करती है। रेकी से उपचार करने वाला जो व्यक्ति होता है वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सिर के ऊपर के चक्र के माध्यम से ग्रहण करता है, जिसको हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं। वहां से ऊर्जा को ग्रहण करता है और वो ऊर्जा हाथों, उंगलियों के पोरों के रास्ते इसे शरीर में ऊर्जा को विशिष्ट बिंदुओं में भेजती है, जहां पर उस ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब भी कोई व्यक्ति कोई रोग ग्रहण करता है तो इसका मतलब ये मानते हैं कि उस जगह पे ऊर्जा कम है, और तो उस ऊर्जा की पूर्ति हम इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को लेके अपने चक्रों के द्वारा ही हम उसमें पूर्ति करते हैं। और जब वहां पे पर्याप्त ऊर्जा मिल जाती है उस अंग को, तो वो हील होने लगता है। तो हमारे शरीर में चक्र होते हैं, एक सिर से सहस्त्रार चक्र, फिर उसके बाद आता है आज्ञा चक्र, फिर आता है गले का चक्र विशुद्ध चक्र, हृदय चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और देन मूलाधार चक्र। तो इन सारे चक्रों से वो ऊर्जा पास होती हुई जाती है, और हाथ के उंगलियों के पोरों से जब हम उसको ग्रहण करते हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, जो कि ईश्वरीय ऊर्जा भी कह सकते हैं उसको, अगर हम ईश्वर से जोड़ना चाहें। हालांकि रेकी को उस तरीके से धर्मों से नहीं जोड़ते, लेकिन फिर भी अगर हम सनातन को भी मानने वाले हैं या हम किसी भी चीज को मानने वाले हैं, तो हमारे लिए वो ब्रह्मांडीय और ईश्वरीय ऊर्जा है। तो उस ऊर्जा को हम ग्रहण करते हैं और उस ऊर्जा को अपने अंगों पे पास करते हुए उसको हम उपचार करते हैं। तो मतलब उपचार भी रेकी इसी तरीके से? हाँ, रेकी इसी तरह से उपचार करती है जी। बस ये जो है तकनीक है, ये बीमारी दूर करने के लिए, पीड़ा को किसी दूर करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए या आध्यात्मिक विकास में भी मदद करती है। ओके, चलिए सुनते हैं हमारे स्पॉन्सर का एक संदेश और संध्या जी से हमारी बातचीत जारी रहेगी। कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया, घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह वाह वाह, बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और आज हम पंकज उदास जी के ऊपर एक छोटा सा ऑडियो फीचर भी लेके आए हैं। आइए सुनते हैं। ये दास्तां है एक ऐसे गायक की जिसने उम्मीद का दामन कभी न छोड़ा और बना लिया वो मकाम जो किसी और कलाकार के लिए बनाना बड़ा ही कठिन है। नाम है इनका पंकज उदास। मैं दिल के दिल में रखता हूँ, बस यही मेरा दोष है। मैं दिल के दिल में रखता हूँ, बस यही मेरा दोष है। जिसमें जितना प्यार है उतना वो खामोश है। पंकज उदास साहब का जन्म हुआ 17 मई सन 1951 में गुजरात के राजकोट इलाके के नजदीक एक जगह है जेतपुर। इनके पिता का नाम है केशुभाई उदास और माँ जीतूबेन उदास। यह भी बताया जाता है चूंकि ये जमींदार परिवार से थे तो इनके पिता का ताल्लुक खेती से था। ये जब बहुत छोटे ही थे तभी इनकी आवाज ने बता दिया था कि आगे जाकर ये गायक ही बनेंगे। एक वक्त ऐसा आया जब भारत चीन युद्ध चल रहा था। और तब इन्होंने गाना गाया था महफिल में, ऐ मेरे वतन के लोगों। इस गाने के लिए इन्हें 51 रुपए का उपहार मिला था। इनके बड़े भाई मनोहर उदास फिल्मों में बहुत बड़े गायक पहले ही बन चुके थे और इनके दूसरे बड़े भाई निर्मल उदास भी गजल गायकी में अपना एक मकाम बना चुके थे। इनकी पढ़ाई लिखाई हुई सब बीपीटीआई भावनगर से। उसके बाद इनका परिवार मुंबई चला आया, जहाँ पर पंकज उदास साहब ने सेंट जेवियर्स कॉलेज में दाखिला लिया। ये राजकोट के संगीत नाट्य अकादमी का भी हिस्सा रहे।
जहां पर इन्होंने तबला बजाना सीखा। धीरे धीरे इन्होंने अपनी आवाज को और प्रशिक्षित किया। इनके गुरुजी रहे मास्टर नवरंग। अपने जमाने के मशहूर मारूफ संगीतकारा उषा खन्ना ने इन्हें फिल्म कामना में एक मौका दिया था, जिस गीत के बोल लिखे थे नक्श लयालपुरी ने, लेकिन वो फिल्म कोई खास जलवा ना दिखा पाई। इन्होंने उर्दू भी सीखी और फिर मन बनाया कि क्यों ना ये विदेश चले जाएं। इन्होंने एक बार अपने बड़े भाई के टीचर से सुना कि यदि गजल गायकी में जाना है तो मेहदी हसन साहब और बेगम अख्तर को सुनो, और इन दोनों ही आवाजों का इन पे खासा असर रहा। पर धीरे धीरे नाउम्मीदी भी इनके ऊपर छा रही थी। तब इन्होंने विदेश जाने का फैसला किया। देश चुना कनाडा। वहां पर ये पहुंचे भी और इन्हें अंदाजा लगा कि किस तरह से लोग हिंदुस्तानी संगीत के लिए दीवाने हैं, और फिर इन्होंने मन बनाया कि ये अपने देश में ही अपना नाम करेंगे। इन्होंने विदेशों में कई गजल के कार्यक्रम किए और सन 1980 में इन्होंने अपनी पहली गजल एल्बम रिलीज करी, जिसका नाम था आहट। फिर एक गाना आया चिट्ठी आई है, जो इतना मकबूल हुआ कि पंकज उदास रातों रात छा गए। उसके बाद तो फिल्म संगीत रहा कि गजल गायकी। हर जगह पंकज उदास के ही नाम का बोलबाला रहा। ये भारतीय उप महाद्वीप के सबसे मशहूर गजल गायकों में से एक माने जाते हैं। इनका गाया हुआ गाना ना कजरे की धार, जो कि फिल्म मोहरा का हिस्सा था, सुपरहिट साबित हुआ। साजन, ये दिल लगी, नाम, फिर तेरी कहानी याद आई, इन तमाम फिल्मों में पंकज उदास साहब के गानों ने सभी का मन मोह लिया। ये बात भी गौर करने लायक है कि मशहूर मारूफ एक्टर जॉन इब्राहिम पंकज उदास साहब को अपना मार्गदर्शक मानते हैं। When I came into this industry as a model, the first person who graciously accepted me in a music video was Sir with इनके निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि इनका विवाह हुआ फरीदा जी से। साल रहा सन 1982। इस शादी से इन्हें 2 बेटियां हुई, रेवा और नायाब। यकीनन वो दौर जब पंकज उदास साहब ने शुरुआत करी थी, तब मोहम्मद रफी साहब, किशोर कुमार साहब, मन्ना डे साहब और मुकेश जी की आवाजों का बोलबाला था। उन तमाम दिग्गज नामों के बीच पंकज उदास साहब ने अपना एक अलग मकाम बनाया। हालांकि गजल गायकी में जगजीत सिंह साहब, भूपिंदर सिंह साहब ने भी बहुत महारत हासिल कर रखी थी, पर इन्होंने अपना मुख्तलिफ अंदाज दिखाकर सभी का मन जीता। भारतीय सिनेमा और गजल गायकी की दुनिया में पंकज उदास जैसा ना कोई है और ना ही कोई और होगा। श्रोताओं, आशा करता हूं कि आपको ये छोटी सी वार्ता पसंद आई होगी। आइए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गजल पंकज उदास की गाई हुई, जिसने उस जमाने में एकदम धूम मचाती थी, और जैसा उपाध्याय जी कह रहे थे, आज भी स्पेशली जो लोग भारत से बाहर हैं उनके दिल में ये एकदम छू जाती है। आइए सुनते हैं। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। ऊपर मेरा नाम लिख
अंदर ये पैगाम लिखा है, ओ परदेस को जाने वाले, लौट के फिर न आने वाले। सात समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू, खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं, कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। सूनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गई बाग की कलियां, कहते हैं सावन के झूले, भूल गया तू हम नहीं भूले। तेरे बिन जब आई दिवाली, दीप नहीं दिल जले हैं खाली। तेरे बिन जब आई होली, पिचकारी से छूटी गोली। पीपल सूना, पनघट सूना, घर शमशान का बना नमूना। फसल कटी आई बैसाखी, तेरा आना रह गया बाकी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। पहले जब तू खत लिखता था, कागज में चेहरा दिखता था। बंद हुआ ये मेल भी अब तो, खत्म हुआ ये खेल भी अब तो। डोली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना। मैं तो बाप हूँ, मेरा क्या है, तेरी माँ का हाल बुरा है। तेरी बीवी करती है सेवा, सूरत से लगती है बेवा। तूने कमाया, इस पैसे ने देश छुड़ाया। देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा। देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा। उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है।
संजीव जी, ये जो हम बात कर रहे थे कार्यक्रम के आरंभ में कि ये जो एनआरआईज का जो मनपसंद गाना जो है वो यही है, तो आपने इसमें जो एक्चुअली जो भाव दिखाए हैं वो यही दिखाए हैं कि जैसे पुराने दौर में कोई विलायत चला जाता था और वहां से, तब तो उस जमाने में चिट्ठियां ही चला करती थी और एक एक महीने में चिट्ठी आया करती थी, तो लोग काफी मिस किया करते थे कि हम बच्चा हमारा। और मुझे लगता है उस समय ट्रैवल भी मतलब थोड़ा मुश्किल और काफी महंगा था। बिल्कुल। तो और क्या कहते हैं, कई बार जैसे ये भी होता था कि लोग चले गए, वीजा अभी है नहीं, फिर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वीजा जब तक नहीं होगा तब तक वापस नहीं जा सकते, लाइक थोड़ा ट्रैप्ड फील करते थे। अच्छा, उसमें ट्रैवल एक्सपेंसिव था, इसीलिए 2 साल 3 साल में एक बार, हम लोग भी जो न्यू माइग्रेंट्स थे तो शुरू में कितना 2 या 3 साल में एक बार जाना हुआ करता, तो अब तो ऐसा हो जाता है कि साल में 2-2 ट्रिप हो जाते हैं। तो अब शायद लोगों जो अभी जो नए माइग्रेंट्स हैं उनको शायद वो फील ना आए, इस गाने की भावना को शायद वो लोग न समझ सके। लेकिन संजीव जी, ये पिक्चर नाम से था और ये महेश भट्ट की बड़ी अपने दौर की 80 के दशक के दौर की सुपरहिट पिक्चर थी, और इसके बारे में एक कहीं रिपोर्ट में पढ़ रहा था तो बताया जाता है कि इसमें संजय दत्त और कुमार गौरव ने जो थी मुख्य भूमिका निभाई थी। तो ये एक्चुअली कुमार गौरव जो थे वो जिनको वन वंडर स्टार बोला जाता है, इनकी ओपनिंग पिक्चर जो लव स्टोरी जो शुरू में सुपर हिट हुई थी, तो एकदम इनको जो था सुपर स्टार का तमगा मिल गया था। बट उसके बाद जो था वो इनका कैरियर पटरी से उतर गया था और जो थी पिक्चरें सामान्य थी और कई फ्लॉप भी हुई। तो इनके पिताजी जो थे वो राजेंद्र कुमार थोड़े चिंतित थे, तो ये नाम पिक्चर जो थी वो कुछ आया तो उसमें उनको जो था वो उसकी स्क्रिप्ट जो थी वो दी गई, और चूंकि कुमार गौरव उस समय वरिष्ठ कलाकार थे तो और राजेंद्र कुमार का काफी नाम था, तो उन्होंने कुमार गौरव से कहा कि इस फिल्म में तुमको काम करना है और बताओ कौन सा रोल तुम लेना चाहते हो। तो उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ के जो था जो एक्चुअल रोल उन्होंने किया है वही वाला चूज किया। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारी चॉइस है, तुम करना चाहते हो करो, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि जो दूसरा वाला रोल है अगर तुम ये करोगे तो ज्यादा सफल रहोगे। बट आगे का इतिहास सब जानते ही हैं कि इस पिक्चर के बाद जो था कुमार गौरव तो बिल्कुल खत्म ही हो गए थे और संजय दत्त जो थे एक नए सुपरस्टार के रूप में उदित हो गए थे। तो ये कुल मिला के कहानी थी कि देखो भाग्य कई बार आपके सामने बिल्कुल झोली फैला के खड़ा होता है और आप उसको लेने को तैयार नहीं होते हो और पछताने के अलावा फिर कुछ नहीं बचता। तो संजीव जी, ऐसे भी दौर है, तो चलिए हमारी स्वास्थ्य पे जो जानकारी बातचीत है उसको जारी रखते हैं, बट उससे पहले सुनते हैं हमारे स्पॉन्सर का एक संदेश। If you are looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India, Sydney is a proud sponsor of Darpan Radio. श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का संदेश। तो श्रोताओं, जैसा कि आपको पता है कि हमारे साथ आज स्टूडियो में श्रीमती संध्या निगम जी हैं और हम उनसे बातचीत कर रहे हैं रेकी के ऊपर। तो संध्या जी, एक और जो थोड़ा बहुत प्रश्न एक है कि रेकी के 5 सिद्धांत और 2 नियम कौन से हैं, ये भी थोड़ा हमारे सुनने वालों को बताइए। हाँ जी संजीव जी, ये जो डॉक्टर मिकाओ उसई थे जिन्होंने रेकी का आविष्कार किया जी, उन्होंने इसके लिए कुछ सिद्धांत भी बनाए ताकि रेकी एक सुचारू रूप से काम कर सके, लोग उसका मिसयूज ना कर सकें। कुछ नियम बनाए उन्होंने कि मिसयूज ना हो सके। तो इस तरीके की जो चीजें हुई तो डॉक्टर उसई ने इसको उन्होंने ऐसा बोला कि जो भी रेकी मास्टर या रेकी का चैनल है उसको इसका पालन करना बहुत ही अनिवार्य है ताकि रेकी शक्ति उसमें बनी रहे और वो विकृत ना हो सके। तो 5 नियम उसके ये हैं कि नंबर 1, केवल आज मैं क्रोध नहीं करूंगा। अच्छा। केवल आज मैं चिंता नहीं करूंगा जी। दूसरा नियम जी। तीसरा सिद्धांत, केवल आज मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा जी। चौथा सिद्धांत, केवल आज मैं ईश्वरी कृपा का आभार मानूंगा जी। और 5वां और अंतिम सिद्धांत,
केवल आज मैं जीव मात्र से प्रेम व उसका आदर करूंगा। तो ये जो सिद्धांत बनाए वो एक्चुअली अपने को प्रिपेयर करने के लिए कि हम एक सात्विक रूप ले सकें और ताकि मेरा ऊर्जा प्रवाह जो है वो निर्विरोध हो सके। जी, बट मुझे लगता है जितनी भी रिलीजन है, अगर आप देखिए तो बेस में यही 4-5 सिद्धांत अगर आप फॉलो करें तो काफी जी हाँ कुछ बदल सकता है जी। लेकिन उसके लिए उन्होंने 2 नियम भी बनाए। अच्छा। वो जो नियम बनाए वो उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर बनाए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से रेकी के द्वारा दूसरे लोगों को ठीक किया, बाद में उन्होंने देखा कि इसका काफी मिसयूज भी हो रहा है। अच्छा। तो उन्होंने फिर उसके 2 नियम भी निर्धारित कर दिए। जी। तो वो 2 नियम ये हैं कि नंबर 1 कि जो रेकी लेना चाहे जी उसी को रेकी दी जाए। अच्छा। तथा जो रेकी सीखना चाहे उसी को सिखाया जाए। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बीमार है जी और हम रेकी जानते हैं तो हम उसको रेकी देते रहें, क्योंकि वो उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए अभी प्रिपेयर नहीं है, उसको पता भी नहीं है। तो ये उन्होंने नियम बनाया कि उस जो रेकी लेने वाला व्यक्ति वो अपनी इच्छा जाहिर करे कि ठीक है आप मुझे दें, तो वो उसको दिली रूप में या स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर सके। दूसरा नियम ये था कि रेकी सीखने वाले व्यक्ति से अथवा रेकी लेने वाले व्यक्ति से किसी भी प्रकार की सेवा या दक्षिणा लेना आवश्यक है। अब ताकि उसके जीवन में रेकी का महत्व बना रहे, क्योंकि हम लोग अनुभव करते हैं जो चीज मुफ्त में मिल जाती है जी हाँ। उसके बारे में लोग ज्यादा वैल्यू नहीं करते हैं, तो उसको अनवांटेड ले लेते हैं, अरे ठीक है क्योंकि तो इसलिए उन्होंने इस नियम को बनाया कि उसके एवज में जरूर कोई दक्षिणा लेना अनिवार्य है। वो दक्षिणा ऐसा नहीं है कि बहुत रुपए पैसे के रूप में हो सकता है आप 1 कप चाय उसको पिला दें, हो सकता है आप उसको कोई दूसरी सेवा दे दें कि भाई हमने आपके लिए ये कर दिया, या किसी और भावनात्मक रूप से भी कर सकते हैं, या पैसे के रूप में, जैसा आप चाहें। लेकिन उसके लिए बहुत कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ उसकी वैल्यू करने की जरूरत है। तो ये 2 नियम उन्होंने बना दिया डॉक्टर रोसई ने, तो इसका पालन करना पड़ता है। तो एक और प्रश्न दिमाग में आता है कि क्या रेकी के कोई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं कि? हाँ, ये संजीव जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया जी, क्योंकि लोगों के मन में रहता है कि रेकी कोई जादू टोना तो नहीं है, रेकी कोई टोटका तो नहीं है, जैसा कि हम लोग भारत में देखते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेकी लगभग सभी जितनी भी बीमारियों के उपचार में एक सहायक विधि के रूप में है जी। ये पूर्णतः विधि नहीं है, लेकिन एक सहायक विधि के रूप में विख्यात है। और रेकी बड़ी सकारात्मक ऊर्जा है और कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाती। ये जो ऊर्जा है वो एकदम पॉजिटिवली कार्य करती है, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता। इसलिए ये बच्चे युवा हों तथा प्रौढ़ हों, किसी को भी दी जा सकती है। यहाँ तक कि रेकी का एक और अच्छी बात है कि वो पशु को भी दी जा सकती है, पशु पेड़ पौधे को भी दी जा सकती है। यहाँ तक कि मरते हुए व्यक्ति की पीड़ा को कम करने के लिए भी दी जा सकती है। उसका मरना तो नहीं रोक सकते, नहीं। लेकिन उसको पीड़ा कम से कम हो उसके लिए ये उपयोग में लाई जा सकती है। तो और जन्मजात दोषों को दूर नहीं कर पाती जी, लेकिन उनके जीने के तरीके को आसान बनाने के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसलिए रेकी एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा है जिसका हम लोग मिसयूज नहीं कर सकते जी। जो भी यूज होगा वो पॉजिटिव रूप में होगा, निगेटिव रूप में इसका यूज नहीं किया जा सकता। तो संध्या जी, इसके बारे में कोई अगर आपसे और बातचीत करना चाहे या आपसे कुछ पूछना चाहे तो आप अपना नंबर हमारे सुनने वालों को जी हाँ बिल्कुल, हमारे फोन नंबर को आप यूज कर सकते हैं। इंडिया का नंबर है 0964842419। दोबारा से एक बार नंबर बोलते हैं जी, 0964842419। तो व्हाट्सएप पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे। और श्रोताओं, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी प्रश्न, हम संध्या जी को भी अपने ग्रुप में जोड़ेंगे। तो अगर किसी को कोई भी प्रश्न हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे या हम में से किसी को आप अगर संपर्क करेंगे तो हम संध्या जी से आपकी जरूर संपर्क करवा देंगे। संध्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई हमारे स्टूडियो में और इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजीव जी, और सभी श्रोताओं को मेरा एक पुनः नमस्कार जी।
धन्यवाद। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा हमने कहा है कि हम एक पहेली रन कर रहे हैं और पहेली में जो पुरस्कार है वो बहुत ही शानदार हैं आज। और अगर आप प्रश्न का उत्तर देंगे तो जो है एक वीर सावरकर फिल्म का 1 पास है फॉर 2 पीपल और दूसरा एक फिल्म मडगांव का पास है 2 लोगों के लिए। तो आप उनसे जो है, अगर आप प्रश्न यही है, बहुत आसान सा प्रश्न है कि पंकज उधास जी को भारत सरकार ने कौन सा पुरस्कार, जो हाईएस्ट पुरस्कार होता है कलाकारों के लिए, वो दिया था। थैंक यू। चलिए आगे सुनते हैं एक और को। आपको कैसे कांटेक्ट करें ये भी तो बता दीजिए। तो आप या तो मेरे फोन नंबर 0413098814, जी हाँ 0413098814 पर टेक्स्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमारे दर्पण रेडियो के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे भी आप उत्तर भेज सकते हैं। तो चलिए संजीव जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो यदि आपकी अनुमति हो, क्या कुछ हमारे स्पॉन्सर का संदेश? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे अधिक आवश्यक है, उन्हीं के कारण हमारा कार्यक्रम। ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। तो श्रोताओं, इस जैसा कि आपको हम लोग ने बताया कि इस सप्ताह 8 तारीख को शिवरात्रि का त्योहार हम लोग मना रहे हैं। तो आइए गार्गी जी सबको जो है शिवरात्रि के बारे में थोड़ा बताएंगी। समस्त श्रोताओं को दर्पण परिवार की ओर से शिवरात्रि के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई और अभिनंदन नमन। मुझे आशा है 8 तारीख को आप लोग सब बड़े उत्साह और प्रेम से शिवरात्रि का पूजन करेंगे और भोले बाबा शंकर की कृपा भी प्राप्त करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। क्या आप जानते हैं कि शंकर भगवान को तीसरा नेत्र कैसे मिला? तो उसमें एक बात की बात है कि शंकर भगवान ऋषि मुनियों के साथ बैठे सभी से धर्म पर चर्चा कर रहे थे, ज्ञानवर्धक बातें हो रही थी और वो इतने निमग्न हो गए कि पार्वती जी परेशान हो गई कि कहाँ चले गए। तो ढूंढती ढूंढती वो हिमालय पर्वत पर पहुंच गई। उन्होंने देखा कि तो इतने निमग्न हैं, देख भी नहीं रहे, बोल भी नहीं रहे, खाली अपनी वार्ता में निमग्न है। तो पीछे से जाके पार्वती जी ने शंकर भगवान की दोनों आंखें बंद कर दी। अब आंखों का बंद करना क्या हुआ, एक भूचाल संसार में आ गया, क्योंकि शंकर भगवान का एक नेत्र सूर्य और दूसरा नेत्र चंद्रमा है। तो अब जो है समस्त त्राही त्राही मच गई। शंकर भगवान ही थोड़ा नहीं समझ पाए कि क्या हुआ। उन्होंने फिर अपनी तेजस्वी ऊर्जा से मध्य में ज्योति प्रकट की, तब सारे संसार में शांति और उजाला हुआ। इसके बाद जब पार्वती जी को पता लगा कि ये तो बड़ी भयंकर घटना हो गई, तो उन्होंने बड़ी क्षमा याचना की कि ये मेरे से गलती हो गई। तो अब इसके बाद वो जो नेत्र उन्होंने बंद किया, वो तीसरा नेत्र ही शंकर भगवान का है, जिसे त्रिलोचन भगवान भी शंकर भगवान को कहते हैं। धन्यवाद गार्गी जी। चलिए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा भजन शिव जी के ऊपर। My
रुद्राय रुद्र रुद्राय घोर रुद्राय अघोर रुद्राय मातांड रुद्राय अंड रुद्राय ब्रह्मांड रुद्राय चंड रुद्राय प्रचंड रुद्राय दंड रुद्राय शूर रुद्राय वीर रुद्राय भव रुद्राय भीम रुद्राय अदल रुद्राय विदल रुद्राय सुदल रुद्राय महादल रुद्राय रसादल रुद्राय दलादल रुद्राय पादाल रुद्राय नमो नमः। ओम शिवोहम रुद्रनामं भजेहम्। ओम शिवोहम रुद्रनामं भजेहम्। वीरभद्राय अग्निनेत्राय घोरसंहारः सकललोकाय सर्वभूताय सत्य साक्षात्कारा। शम्भो शम्भो शङ्करा। ओम शिवोहम रुद्रनामं भजेहम् भजेहम्। हर 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 महादेव। ओम नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्ने वदाय च धूले वदाय च नमो हन्ते च हरीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमः ताराय नमः शम्भवे च मयोपवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। अंड ब्रह्मांड कोटि अखिल परिपालना पूर्णा जगत्कारणा सत्य देव देव प्रिया वेद वेदार्थ सारा यज्ञ यज्ञोमया निश्चला दुष्ट निग्रह सप्तलोक संरक्षणा सोम सूर्याग्निलोचना वेदरित वाहना शूलपाणि भुजंग भूषणा सुहस्त नमः। ओम शिवोहम रुद्रनामं भजेहम् भजेहम्। ओम शिवोहम रुद्रनामं भजेहम् भजेहम्। त्रिकालनेत्र त्रिनेत्रशूल त्रिशूलगात्रम् सत्यप्रभाव दिव्यप्रकाश मन्त्रस्वरूपमात्रम् निष्प्रपञ्चादि निष्कलङ्कोऽहं निजपूर्णबोधहम् सत्यगात्माहं नित्यब्रह्मोऽहं स्वप्रकाशोऽहम् सच्चित् प्रमाणम् मूलप्रमेयम् अयं ब्रह्मास्मि अहं ब्रह्मास्मि। ओम
आशा करता हूँ ये भजन आपको पसंद आया होगा। और ये इलैयाराजा जी द्वारा कंपोज्ड भजन है और बहुत ही पॉपुलर भजन था, तो मुझे लगा कि शिवरात्रि के अवसर पर आपको जरूर सुनाया जाए। तो चलिए संजीव जी, जैसा कि ये महीना महाशिवरात्रि तो इसी सप्ताह है और उसके बाद फिर सब लोग होली के मोड में आ जाएंगे, तो होली के कार्यक्रम के बारे में कई अनाउंसमेंट हैं। एक हमारा दर्पण का होली तो है ही, उसके बारे में बताएंगे, बट उससे पहले एक इस्कॉन वाले भी एक होली कर रहे हैं, तो उसके बारे में एक हमारे साथ उनकी जो है वो आरशी गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो वो उनका होली का जो कार्यक्रम सिडनी में है वो बताएंगी। तो आरशी जी, आपका रेडियो दर्पण में स्वागत है। हेलो, हाँ जी, हरे कृष्णा सभी को। मैं इस्कॉन राधा गोविंदा टेम्पल की तरफ से बोल रही हूँ आज। हम होली का महोत्सव हॉक्सबरी रिवर में मनाएंगे 16 मार्च को 2024। हमारा नया मंदिर भी बन रहा है वही उसी जगह के पास, और इसी महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए हम सभी को इनवाइट करते हैं कि आप आओ। हमने बहुत सारा नया खाना पीना, रंग बिरंगे मस्तियाँ और गानों का वो किया है अरेंजमेंट, और हम राधा गोविंदा टेम्पल की डिवोटीज की तरफ से और कृष्णा के भक्त की तरफ से आप सभी को इनवाइट करते हैं कि वहाँ लाइव भजन होंगे, फेस पेंटिंग, बच्चों की सारी एक्टिविटीज होंगी, जंपिंग कासल, बच्चों की खेल और ये सब हॉक्सबरी रिवर विंडसर 16 मार्च 2024 को। तो इसका एग्जैक्ट एड्रेस बता दीजिए आरशी जी, हॉक्सबरी रिवर में कहाँ, मतलब किस सबब में है, या कौन सा कोई पार्क है, क्या है, ताकि लोगों को वहाँ पहुँचने में असुविधा न हो। हाँ जी, गवर्नर फिलिप पार्क है, जॉर्ज स्ट्रीट, विंडसर में 2756 पोस्ट कोड। और अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप विजय गोपीकेश दास प्रभु को कर सकते हैं इस नंबर पे 0410076030 पे। ये एक HKCCC हरे कृष्णा कम्युनिटी और कल्चरल सेंटर का इनिशिएटिव है जहाँ हम सारे वॉलंटियर करते हैं और हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। हमारा काफी समूह है, 1000 से ज्यादा लोग फैमिलीज का जो आएंगे वहाँ पे। और हमारे बाकी सारे प्रोग्राम्स होते हैं जैसे राउसिल में, ब्लैकटाउन में, पेनरिथ में, एपिंग में और ये हॉर्न्सबी में भी। तो वीकली प्रोग्राम्स होते हैं इस्कॉन ग्यार में जहाँ हम कृष्णा के बारे में और कृष्णा के भक्त और राधा रानी और ये सब हम करते हैं। और होली जो मेला है वो 11 बजे से 3 बजे है। हमारे पास एक फ्लायर भी है जो हम भेज सकते हैं आपको, और वहाँ खाने पीने का स्टॉल होंगे, किताबों के स्टॉल होंगे, लाइव गाने, नाच और ड्रामा भी होगा। बिल्कुल, धन्यवाद। तो एक बार अपना फोन नंबर फिर बता दीजिए कि हमारे किन्हीं श्रोता को अगर अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आपको संपर्क कर सकें, और ताकि वहाँ उन्हें इस फंक्शन को अटेंड करने में कोई दिक्कत ना हो। हाँ जी, विजय गोपीकेश दास प्रभु, उनका नंबर है 0410076030। धन्यवाद। कृष्णा कम्युनिटी कल्चर सेंटर। धन्यवाद आशी जी, आपने बहुत बढ़िया होली के बारे में जानकारी दी, और होली उसके एक हफ्ते बाद ही है, तो बिल्कुल एक जो शुरुआत होती है वो आपके इस रंगारंग कार्यक्रम से हो जाएगी, और आशा करते हैं अधिक से अधिक सिडनी में लोग आपके इस फंक्शन में जुड़ेंगे और होली का आनंद लेंगे। धन्यवाद। हाँ जी, शुक्रिया, थैंक यू। तो उपाध्याय जी, होली का, शिवरात्रि का सब माहौल जो है एकदम बनना शुरू हो गया है, और मुझे लगता है सिडनी वासी अगले पूरे महीने जो है आनंद से जो है होली और शिवरात्रि मनाएंगे। और साथ ही चूंकि होली की ही बात चल रही है तो हमारा दर्पण भी एक होली का कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, और ये है संजीव जी 31 मार्च को, जो कि संडे है। हालांकि वो ईस्टर वाला संडे है, तो उसमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों है।
बुराई कई बार लोग कहते हैं कि हम कार्यक्रम लोगों के बने रहते हैं, तो ओबियसली वो लोग इस कार्यक्रम को मिस करेंगे। लेकिन अच्छा ये है कि कार्यक्रम संडे में है और मंडे की छुट्टी है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है कि शाम को जो संडे फीवर लोगों को होता है कि अरे नहीं कल ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, तो स्कूल हॉलीडेज भी होंगे उस समय, मंडे की छुट्टी है। तो अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और उसकी एक है कहाँ पे? बिल्कुल ये है साहब पैरामेटा पार्क में, और पैरामेटा पार्क तो बिल्कुल आइकॉनिक है, तो इसके लिए आपको कुछ करने की गूगल करने की भी जरूरत नहीं है। सीधा पैरामेटा रेलवे स्टेशन पर आ जाइए, वहां से करीबन 6-7 मिनट का वॉक है। और वहीं पे एक पिकनिक शेल्टर गावी नाम का हमने हायर कर रखा है, तो वहां पे हम सब लोग होंगे। बिल्कुल बहुत सुंदर, आशा करते हैं उस दिन मौसम बढ़िया होगा। दोपहर में 11:30 बजे से हमारा कार्यक्रम आरंभ होगा और ड्राई कलर्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि होली एक हफ्ता पहले हो चुकी होगी, तो इसको हम लोग होली मिलन का नाम दे रहे हैं कि होली के बाद होली मिलन कार्यक्रम है। तो आइए हल्के फुल्के रंगों से एक दूसरे को टीका लगाइए, गले मिलिए और साथ में मिठाइयाँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हम करेंगे। बाकी चूंकि ये कोई अनरजिस्टर्ड इवेंट है कि मतलब ऐसा कुछ आपको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, आप आ जाइए, तो इसलिए हम खाने के लिए हमने सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स और नॉमिनल स्वीट्स का ही इंतजाम किया है। खाना हम अपेक्षा करते हैं कि जो लोग भी आएं अपने लायक खाना ले आएं, बाकी कटलरी वगैरह हम वहाँ प्रोवाइड कर देंगे। सब लोग अपना एक कलेक्टिव जिसको जॉइंट फूड सिस्टम होता है, सब लोग आएं, आपस में एक दूसरे के साथ बैठें, खाएं, बच्चे खेलें, पास में काफी खेलने कूदने के बच्चों के लिए भी काफी है। प्लस पैरामेटा रिवर बिल्कुल उसके जो हमारा शेल्टर है उसके पास से ही गुजरती है, तो अगर वॉक करना हो तो अपना स्पोर्ट्स शूज वगैरह पहन के आएं और आराम से वॉक करें। और मतलब कुल मिला के एक अच्छा संडे का कार्यक्रम हमने बनाया है। तो जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो लोग तो इसकी जानकारी सब हमारे दर्पण रेडियो में मिलती ही रहेगी, लेकिन अगर जो लोग नहीं जुड़े हैं तो वो चाहें तो हमको डायरेक्ट कांटेक्ट किसी भी हमारे उद्घोषक को जो है संजीव जी हैं, मैं हूं, प्रदीप जी हैं, यतीन जी हैं, किसी को भी आप कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको उससे जोड़ सकते हैं ताकि आपको उचित जानकारी क्या क्या अपडेट्स हो रहे हैं वो मिलते रहें। तो संजीव जी ये तो पूरा होली का कार्यक्रम रहा, और बताइए अब NEMBC न्यूज का भी समय हो रहा है, तो श्रोताओं आइए सुनते हैं NEMBC की न्यूज। नमस्कार श्रोताओं, मैं सरिता सोनी NEMBC मीडिया द्वारा निर्मित नवीनतम समाचारों में आपका स्वागत करती हूं। जीवन यापन की बढ़ती लागत के कारण देश के अंदर स्थानांतरण में कमी आई। नवीनतम आंतरिक प्रवासन डेटा से पता चला है कि ऑस्ट्रेलियाई लोग स्थानांतरित न होने के विकल्प को चुन रहे हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि 2023 की अंतिम तिमाही के दौरान देश भर में आवाजाही में 11% की कमी आई है। शहर से कंट्री साइड में स्थानांतरण में 9% की गिरावट आई है। डेटा से पता चलता है कि कोविड-19 महामारी की गंभीर लहर के बाद ये गिरावट पहली बार देखी गई। इस प्रवृत्ति के लिए मुख्य रूप से जीवन यापन की बढ़ती लागत के साथ साथ उच्च ब्याज दरों और घर की बढ़ती कीमतों के प्रभाव को जिम्मेदार कहा जा सकता है। रीजनल मूवर्स इंडेक्स की त्रैमासिक रिपोर्ट की संख्या हाल ही में 4 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। रिपोर्ट में पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के बोर्निंगटन और ब्रिजटाउन के साथ साथ NSW के बिलिंगन को सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों के रूप में देखा जा रहा है, जो विभिन्न उद्योगों और उच्च जीवन शैली उपलब्ध कराते हैं। ट्री चेंज की जो प्रवृत्ति है जो कि कोविड के कारण बढ़ी है, समग्र रूप से महत्वपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि क्षेत्रीय ऑस्ट्रेलिया शहर छोड़ने के इच्छुक लोगों के लिए अधिक स्थान, समय और सामर्थ्य प्रदान करता है। अधिकारियों ने मेडिकेयर घोटाले के टेक्स्ट संदेशों में बढ़ोतरी देखी है। ऑस्ट्रेलियाई लोगों को ऑस्ट्रेलिया के सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना मेडिकेयर की नकल करके टेक्स्ट संदेश घोटालों के बारे में आगाह किया जा रहा है। घोटाला करने वाले स्कैमर्स मेडिकेयर के रूप में ग्राहकों को ये संदेश भेज रहे हैं कि जब तक वो अपनी व्यक्तिगत जानकारी प्रदान नहीं करेंगे, तब तक मेडिकेयर सेवाओं तक उनकी पहुंच स्थगित रहेगी।
प्राप्तकर्ताओं को एक लिंक पर क्लिक करने के लिए निर्देश दिया जाता है, जहां उन्हें भुगतान विवरण अपडेट करने और एक बार पिन के साथ पुष्टि करने के लिए कहा जाता है। सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियाई प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता आयोग ने घोटाले की रिपोर्ट में वृद्धि को स्वीकार किया है। 2024 के पहले 2 महीनों में मेडिकेयर घटनाओं का प्रतिरूपण करने के बारे में लगभग 1500 घोटालों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है कि जीवन यापन की लागत के संकट के समय जनता को घोटालों के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया गया है। साइबर अपराधी सरकारी सेवाओं से निपटने के दौरान जनता के अंतर्निहित विश्वास का फायदा उठा रहे हैं। वेतन में अंतर का खुलासा होने पर हजारों कंपनियों को नोटिस। कार्यस्थल पर जेंडर समानता एजेंसी के जेंडर वेतन अंतर डेटा से प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों के बीच लिंग वेतन असमानताओं का पता चला है। उद्योग द्वारा वर्गीकृत यह जानकारी पहली बार जारी की गई, जो खनन, बिजली, पानी, अपशिष्ट सेवाओं और वित्त जैसे क्षेत्रों में पुरुषों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण वेतन अंतर को उजागर करती है। इन उद्योगों में 80% से अधिक नियोक्ता 9.1% से अधिक का अंतर प्रदर्शित करते हैं, जो राष्ट्रीय औसत 21.7% में योगदान देता है। जिन कंपनियों में नेतृत्वकारी भूमिकाओं में महिलाएं अधिक हैं, उनमें वेतन विसंगतियां कम होती हैं, जबकि लिंग संतुलित प्रबंधन तटस्थ वेतन अंतर की 50% अधिक संभावना से संबंधित होता है। हालांकि डेटा में काम किए गए घंटों को ध्यान में नहीं रखा गया है और समान भूमिकाओं की तुलना नहीं की गई। संघीय महिला मंत्री कैटी गैलाघेर का मानना है कि डेटा की पारदर्शिता व्यवसायों को इन मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। 2023 में विधायी सुधार द्वारा समक्ष डेटा रिलीज का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर देना था। मेरा नाम सरिता सोनी है। अधिक समाचारों के लिए कृपया अगली बार हमसे जुड़ें। सुरक्षित रहें। ये समाचार आपके लिए राष्ट्रीय, जातीय और बहुसांस्कृतिक प्रसारक परिषद द्वारा लाया गया है। धन्यवाद। नमस्कार। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह वाह वाह, बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो उपाध्याय जी, और कार्यक्रम आगे सुना। कल आप बहुत ही एक खूबसूरत कार्यक्रम सुनकर आए हैं अलंकार जी का। बिल्कुल, कल शाम को जो था वो अलंकार जी का संगीत संध्या थी और काफी अच्छा कार्यक्रम था। और सबसे बढ़िया हम लोगों के लिए गर्व की बात यह है कि हमारे डॉक्टर अजय जी जो हैं जी के कार्यक्रम संचालक थे। बहुत ही शानदार। उनको इतने बड़े 500-600 मतलब जो भी था हॉल की कैपेसिटी 700 थी, काफी कैपेसिटी था वो। तो इतने लोगों के सामने हमारे डॉक्टर साहब ने जो था मंच संचालन किया और भारत से आए हुए कलाकार और उनका सबका इंट्रोडक्शन करना, तो मेरे ख्याल से पूरे दर्पण परिवार के लिए गौरव की बात है। जी जी, अजय जी को बधाई देना चाहेंगे। और कार्यक्रम काफी अच्छा था संजीव जी, और उसमें भारत से जो कलाकार जो थे वो आए हुए थे और अलंकार जी ने पूरा आयोजन इसका किया। तो इतना बड़ा सेटअप करना मतलब वाकई में अलंकार जी बहुत अच्छा किया। और विश्वा जी तो तो दो लेजेंड हैं पूरे। तो 2 सिंगर्स जो थे वो भारत से आए थे। एक है इशिता विश्वकर्मा और श्री शाह एक है। इन दोनों ने भी इंडियन आइडल और उसमें काफी अचीव किया है और आखिर टॉप 10 या जो भी होते हैं वहां तक गए हैं, रनर्स अप रहे हैं। तो काफी अच्छा दोनों का गायन था। और
सबसे अधिक जो मुझे प्रभावित किया कि आजकल की जो यंग जनरेशन भी है वो भी पुराने गाने जो है वो गाते हैं और इतने अच्छे पुराने नए भी सुनाए थे उन्होंने, पुराने भी थे, दोनों का मतलब अच्छा संतुलन था। और उनको इशिता को जो है आज की नई लता मंगेशकर जो है उनको कहा जाता है। और उसके अलावा जो थे वो आपके एक गिरीश विश्वा, ये नाम शायद बहुत से हमारे श्रोता न जानते हों, बट हर एक ने देखा मेरे साथ भी एक्चुअली कल तक यही था, मैंने उनको देखा था क्योंकि इंडियन आइडल वगैरह की रिकॉर्डिंग वगैरह मैं कभी कभी देखता हूँ जब इनका शो चलता है। जब से वो सारे गामा पा रहा है जी पे, लाइक 20 साल से, तो आप तबला ढोलक जो है गिरीश जी ही बजाते हैं हर प्रोग्राम तो में। इतना बढ़िया जो था वो ऑर्केस्ट्रा का जो था संयोजन वहाँ पे था, करीबन 9 लोग इंस्ट्रूमेंट पर थे, कीबोर्ड था, तबला था और गिरीश विश्वा जी सेंटर में थे। तो इन लोगों ने गानों के बीच में कुछ अपनी जिसको जुगलबंदी बोलते हैं, तो वो हम तो बहुत कोई संगीतज्ञ है नहीं, तो हमको पता नहीं कौन सा राग और कौन सी ताने बजा रहे हैं, लेकिन एक जो प्राकृतिक जो होता है वो आनंद लेते हैं, कितना सुर में जब बज रहा है, एक ने कुछ बजाया दूसरे ने उसका जवाब दिया, तो आप बिल्कुल भाव विभोर हो जाते हैं। चलिए एक गाना सुन लें जो आपने कल सुन के आए हैं। तो कल एक्चुअली वही मैं चाह रहा, मेरी इच्छा थी कि जो ओरिजिनल जो उन्होंने गाना गाया है वो मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊं, लेकिन मुझ पे ओरिजिनल रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं है और मोबाइल पे उतनी अच्छी रिकॉर्डिंग आती नहीं है, तो हम गाना जो एक्चुअल ही सुनाएंगे जो बहुत पुराने दौर का है, जो इशिता ने गाया था और जो है वो आपके मदन मोहन का बहुत सुंदर संगीत है, तो वो गाना श्रोताओं को सुनाते हैं जो कल सारे दर्शकों ने जिसका आनंद लिया था।
शिवरात्रि के अवसर पर हम एक छोटा सा ऑडियो फीचर लेके आए हैं भगवान शिव के ऊपर। आइए सुनते हैं। भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियाँ असफल हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था? उनकी माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था? उन्होंने किससे अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और किस किस को शिक्षा का दान दिया था? अगर नहीं तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं, इसलिए प्लीज इसे स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, आज सबसे पहले भगवान शिव के जन्म से जुड़ी पहली कहानी यानी शिव पुराण की एक लोकप्रिय कथा के बारे में बताने वाले हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका मतलब होता है कि भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। यानी कि इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ना ही भगवान शिव की कोई माता है और ना ही उनके कोई पिता है। इसी कारण से भगवान शिव पंच तत्वों से भी परे हैं, जिस कारण से इन्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं है और इनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। पर अब बात करते हैं विष्णु पुराण में बताई गई भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हुई एक और कहानी के बारे में। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से निकलते हुए तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। मगर दूसरी ओर भगवान विष्णु के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार की बात है जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उनके घुटनों से निकलने वाले मैल से भगवान श्री विष्णु जी का जन्म हुआ था। पर अगर ऐसा हुआ है तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इस कथा के अलावा भगवान शिव के जन्म की एक और पौराणिक कथा काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिसे शायद आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। पर अगर नहीं सुना तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और परम ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई थी कि आखिर इस संसार में सबसे महान कौन है। और जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा इस बात को लेकर बहस कर रहे थे तो एक जलते हुए खम्बे के रूप में महादेव उनके बीच आए थे। दोस्तों, वो दोनों इस रहस्य को नहीं समझ पाए और तभी अचानक से एक आवाज आई जिसने कहा कि जो भी इस खम्बे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खम्बे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और खम्बे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को भी खम्बे का छोर नहीं मिला और दोनों हार मानकर वापस आ गए। जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए और फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने ये मान लिया कि महादेव ही सबसे महान और शक्तिशाली है। इनसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके साथ ही शिव पुराण में बताया गया खम्बा इस बात को दर्शाता है कि ना ही भगवान शिव जन्मे थे और ना ही उनका कोई अंत है। और एक कारण तो यही है कि भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, यानी भगवान शिव का अंत है ही नहीं, वे अमर हैं। अब हम बात करते हैं भगवान शिव से जुड़े एक ऐसे विषय के बारे में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कि क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता हैं? जी हाँ, इनकी ये कहानी लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें कि आखिर किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल या कहें पूरा यूनिवर्स जलमग्न यानी पानी में डूबा हुआ था, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव या प्राणी इस संसार में नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। जिसके बाद उनकी नाभि से कमल की डंडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु इस यूनिवर्स से संबंधित बातें कर रहे थे तब भगवान शिव प्रकट हुए, जिसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इस कारण से भगवान शिव रूठ गए और उनके रूठ जाने के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा जी को भगवान शिव की याद दिलाई। जिसके बाद भगवान ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ
और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा, जिस कारण से भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें ये आशीर्वाद दे दिया। लेकिन इसके बाद जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया, जिसके लिए भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक के रूप में भगवान शिव उनकी गोद में रोते हुए प्रकट हुए। आपको बता दें कि ये भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। जब भगवान ब्रह्मा ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का नाम रुद्र रख दिया, जिसका मतलब होता है रोने वाला। पर इसके बावजूद भी भगवान शिव चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया। पर शिव को वो नाम भी पसंद नहीं आया और फिर भी वे चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को 108 नाम दिए थे, जो रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव जैसे नाम थे। और शिव पुराण के अनुसार उनके ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। इसके बाद बात आती है श्रीमद् देवी महापुराण की। तो श्रीमद् देवी महापुराण में भगवान शिव की माता और पिता के बारे में बताया गया है। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार देखा जाए तो एक बार जब भगवान नारद जी ने अपने पिता भगवान ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि का निर्माण किसने किया है, साथ ही भगवान विष्णु, भगवान शिव और आपके माता पिता कौन है, तब भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिदेवों के जन्म के बारे में बताया। जो बताया वो वाकई चौंका देने वाली बात थी। दरअसल उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था। यानी प्रकृति का रूप लिए माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता है और ब्रह्मा यानी काल सदाशिव हमारे पिता है। इसके साथ ही श्रीमद् देवी महापुराण में भी भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच हुए झगड़े की एक कहानी मिलती है, जिसके अनुसार एक बार श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी में झगड़ा हुआ और दोनों में बहस छिड़ी हुई थी। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि को मैंने बनाया है और मैं ही प्रजापिता हूँ, जिसके जवाब में भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि आप मेरी नाभि से निकले हुए कमल से पैदा हुए हैं। और धीरे धीरे कर ये बहस बढ़ती गई। दोस्तों, इसके बाद इन दोनों का झगड़ा सुनकर सदाशिव वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि पुत्रों, मैंने ही तुमको इस संसार को बनाने और इसे संभालने के केवल 2 काम दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को संहार और तिरोगति के कार्य दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे 5 मुख हैं। एक मुख से अकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से मुकार, चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नाद यानी कि शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हीं 5 को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो एक अक्षर ओम बनता है, जिसे आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप से जानते हैं। इतना कहने के बाद भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही समझ गए कि भगवान शिव से ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कुछ भी नहीं है और दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और चले गए। चलिए दोस्तों, अब जब आप भगवान शिव के बारे में इतना तो जान ही चुके हैं, तो क्या आपको पता है कि आखिर भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन थे? हम जानते हैं शायद ही इसका जवाब आप में से किसी को पता होगा, पर जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि भगवान शिव स्वयं इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने इस संसार में गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत की थी। लेकिन अगर सवाल आता है कि आखिर भगवान शिव किसके गुरु थे, तो आपको जरूर जान लेना चाहिए कि हिंदू धर्म के ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं, जिन्होंने गुरु शिष्य के इस रिश्ते की शुरुआत की थी। जहां भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, वहीं भगवान शिव ने अपना ज्ञान केवल अपने 60 शिष्यों को दिया था। यानी भगवान शिव 60 शिष्यों के गुरु थे और वे जिन शिष्यों के गुरु थे उन्हें आज के समय में सप्त ऋषियों का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव के जन्म से जुड़े हुए कुछ फैक्ट जो आपको कैसे। तो श्रोताओं, शिवरात्रि के अवसर पर ये एक शिव जी के ऊपर कुछ उनके जानकारी थी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी और शिवरात्रि की सभी सुनने वालों को बहुत बहुत
बधाई। संजीव जी, ये जो इसमें वार्ता में सुन रहा था तो इसमें जो ओम की उत्पत्ति के बारे में बताया कि वो 5 मुख हैं और वो 5 और धीरे धीरे करके वो जो उनको जोड़ के जो है वो ओम बनाते हैं जी। इसको काफी कुछ बिग बैंग थ्योरी से भी कनेक्ट किया जाता है कि बताते हैं कि जब बिग बैंग हुआ था तो वो प्रथम नाद जो था वो उसके बाद जो था वो ओम का ही था, जो कि अभी तक जो है वो पूरी आकाश गंगा में एक जो है उसके ओरिजिन का जो है प्रतीक है उसका। आपको एक इंटरेस्टिंग, अभी हम लोग उल्लू गए तो रात में एक टूर था जो रात में ले जाके, तो मुझे ये नहीं पता था कि हमें रात में बहुत सारी गैलेक्सीज दिखती हैं। जो हम जो सारे तारे देखते हैं उसमें आकाश गंगा तो है ही है जिसके हम पार्ट हैं, उसके अलावा ढेरों और भी जो गैलेक्सीज हैं उसके। और जो सबसे ज्यादा मजा आ रहा था कि वो गाइड बता रहा था कि वो जो आप तारा देख रहे हो, आज जो आप देख रहे हो, ये लाइट 700 साल पहले चली। जितने भी लाइट ईयर जो है, लाइट ईयर इज कि एक साल में जो लाइट जितना ट्रैवल करती है, तो अगर कोई गैलेक्सी 700 लाइट ईयर दूर है, मतलब 700 साल पहले जो रोशनी चली थी वो आज आपको नजर आ रही है। बिल्कुल, ये आकाश गंगा और ब्रह्मांड की जो लीला है, ये जिसको अपरंपार शब्द जो है वही, क्योंकि कितने डिस्टेंसेस इतने हैं और हम लोगों का जीवन उस हिसाब से वो 80 साल 90 साल 100 साल जीते तो बहुत खुश हो जाते हैं। वो तो एक क्षण के बराबर से भी शायद छोटा ही माना जाएगा, जहाँ पे मिलियंस लाइट ईयर्स की जब बात होती हो। तो ये बिल्कुल एक आध्यात्मिक विषय है जिस पर विज्ञान जो है अपनी शोध कर रहा है। जी, ब्रह्मांड का मूल ओम ही है। इस ब्रह्मांड का मूल ओम। बिल्कुल, तो इसमें कई मतलब हाँ जैसा बताया कि ओम जो है वो, और जो बिग बैंग थ्योरी है, अब जो नई रिसर्च आ रही है संजीव जी, वो इवन बिग बैंग थ्योरी को भी चैलेंज कर रही है कि शायद बिग बैंग नहीं हुआ था। तो ये तो शोध जो है विभिन्न दिशाओं में होते रहते हैं जी। तो चलिए कार्यक्रम को आगे करते हैं। और जो हमारे श्रोताओं ने कुछ जो व्हाट्सएप पे उन्होंने प्रतिक्रिया दी है उसको पढ़ते हैं। तो यतीन गुप्ता जी कह रहे हैं बहुत सुंदर भजन, और पूछ रहे थे पहेली। तो जी हाँ गुप्ता जी, पहेली थी जिसका कि प्रश्न था कि पंकज उदास जी को भारत सरकार ने, जी हाँ, तो बाधे जी क्या उत्तर है बताइए आप। नहीं, हम चाहते हैं जब तक आप बता रहे हैं, अगर कुछ लेट है तो आप अभी भी पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो जरूर आप जो है करें, फिर हम जो है वो अनाउंसर जो है वो करेंगे रैंडमली सेलेक्ट करके, तो तब तक आप पाठकों की प्रतिक्रिया। जी हाँ, तो प्रदीप जी कह रहे हैं विस्तृत समाचार, शिक्षाप्रद विचार और मधुर भजन। राजीव निकम जी कह रहे हैं इट्स नाइस टू हियर नाइस सॉन्ग ऑन शिवा, नाइस भजन हेमनदीप जी। और यतीन गुप्ता जी कह रहे हैं पंकज दास जी के निधन पर श्रद्धांजलि। और राजीव निगम जी कह रहे हैं थैंक्स फॉर इंफॉर्मेशन ऑन रेकी। रमेश जोशी कह रहे हैं हाउ वी कैन मिस टुडेज रेडियो, हैप्पी एंड संतोष। और हेमनदीप, आई मेट पंकज दास जी इन 2011 इन सिडनी। और अब लोगों ने उत्तर भी देना शुरू कर दिया है, तो मैं उत्तर बता ही देता हूँ कि जी पद्मश्री अवार्ड उनको दिया गया था। पूनम जी कह रही एंजॉइंग द प्रोग्राम, ब्यूटीफुल सिलेक्शन ऑफ पंकज उदास गजल एंड गीत, ऑल द परफॉर्मेंसेज आर एवरग्रीन एंड एप्लीकेबल टू ऑल जनरेशन। और हेमलता जी ने भी उत्तर दिया है 2006 में पंकज उदास वॉज अवार्डेड पद्मश्री। और हेमलता जी कह रहे हैं नमस्ते टू दर्पण रेडियो एंड योर टीम, वेरी एंजॉयबल प्रोग्राम, आई एम एंजॉइंग, थैंक्स। रंजना रमन जी ने भी उत्तर दिया है पद्मश्री अवार्डेड टू पंकज उदास इन 2006। ऋचा जी कह रही हैं हमारा सौभाग्य था कि सुनील और मैंने 2023 में पंकज उदास जी का ओपेरा हाउस में कॉन्सर्ट देखा। उन्होंने सभी श्रोतागण को साइंड सीडी भी दी। उनके अमर गीत सदैव उनकी याद दिलाते रहेंगे। भावभीनी श्रद्धांजलि। गार्गी जी की सुंदर कहानी और बहुत सुंदर भजन शिवोहम, ये गीत किसने गाया है संजीव जी? ये एक्चुअली ये गीत जो है, जो वर्जन मैंने सुनाया है वो एक इलैयाराजा जी का लाइव प्रोग्राम था, बट ये ओरिजिनल फिल्म एक साउथ की फिल्म है, उसका ये भजन है। नाम मैं नहीं बता पाऊंगा, बट बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन है उनकी।
शर्मिला सिडनी, रुद्राभिषेक, वेरी प्योर रिमाइंड्स मी ऑफ होम। एक अनाउंसमेंट भी है, मैं अभी पढ़ देता हूँ। जयरमन जी कह रहे हैं कि सीनियर्स फेस्टिवल 2024, श्री ओम इज सेलिब्रेटिंग सीनियर्स फेस्टिवल एट 2 places closer to home this year from 10 a.m. to 1 p.m. 4th March Monday at Don Moore Community Center, North Rocks Road, Carlingford, and 21st March Thursday at Glenwood Hub, Glenwood. Health and Wellbeing Expo, Seniors Talent, Cultural Shows, VIP presence and much more. Please come to see the difference Sri Om is making in elders' life. Donations जो है वो tax deductible हैं, and for more info, please email info@shriomcare.org.au। तो प्रदीप जी, अब तो कार्यक्रम के समाप्त होने का भी समय आ गया है। आप हमारे आज की पहेली के विजेताओं का नाम अगर बता दें तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, रैंडमली हम जो है सारे जो विनर्स जिन्होंने सही जवाब दिया है, और जैसा कि आपने बताया कि पद्मश्री जो था वो पंकज उदास जी को 2006 में उनके गजल गायकी और संगीत में योगदान के लिए दिया गया था, तो सही उत्तर था पद्मश्री। और हमारे बहुत से श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, तो उनमें से हमने जो 2 नाम चुने हैं, तो पहला फिल्म मडगांव का 2 लोगों का टिकट जो है वो दीपक अवसरे जी को है, और दूसरा जो वीर सावरकर फिल्म जो कि शायद 23 तारीख को रिलीज हो रही है, उसके टिकट जो है वो रंजना रमन जी को दिए जा रहे हैं। बहुत बधाई। और आप लोग जो है अपनी टिकट के लिए यतीन्द्र जी से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। उनका फोन नंबर है 0421-590-791। मैं दोबारा बोल रहा हूँ 0421-590-791। तो यतीन जी सारे टिकट्स आपके कोऑर्डिनेट कर देंगे, आपको कैसे डिलीवर करना है या कैसे कलेक्ट करना है। आप दोनों को बधाई। और संजीव जी, यदि समय अनुमति दे तो कुछ स्पोर्ट्स में कुछ डेवलपमेंट क्रिकेट में कुछ हो रहा है उसके बारे में अगर आप जल्दी से। जी हाँ, बिल्कुल। तो भारत और इंग्लैंड की सीरीज जो है वो चल रही है, काफी रोमांचक दौर में आ गई थी, लेकिन भारत ने अंततः वह सीरीज अभी 3-1 से आगे कर ली है और अंतिम टेस्ट मैच होना बाकी है, और जो कि इस हफ्ते शुरू होने वाला है। जी। लेकिन खास उपलब्धि जो है इस श्रृंखला की ये रही है कि कुछ यंगस्टर्स जो हैं, 2 नाम जो है वो मेरे दिमाग में आते हैं कि यशस्वी जायसवाल, उन्होंने इस सीरीज में जो है भारत की एक तरफा बल्लेबाजी को जो है वो रिप्रेजेंट किया, एक दोहरा शतक और शतक, और बहुत क्रूशियल मौके पे जब भारत की स्थिति काफी खराब थी तो उसमें उन्होंने किया है। और जो आखिरी मैच में एक और यंगस्टर्स जो है वो भारत के विकेट कीपर ध्रुव जुरेल, उनको मैन ऑफ द मैच मिला। बिल्कुल उन्होंने भारत को बिल्कुल हारी हुई स्थिति से जो है उसको जीत में कन्वर्ट किया। तो ये स्पोर्ट्स का अपडेट रहा। तो संजीव जी, अब कार्यक्रम समापन का समय है। जी हाँ। आज श्रोताओं आशा करते हैं आप लोगों ने कार्यक्रम का आनंद लिया होगा। अगले सप्ताह हमारी एक और टीम आपके संपर्क में रहेगी, तब तक जुड़े रहिए हमारे दर्पण रेडियो से। चलते चलते एक पंकज उदास जी का ही खूबसूरत सा गजल आपके लिए छोड़ के जाते हैं। जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। रस्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, जिस रस्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की
सोते भाग जगाए, जो पत्थर छू ले गोरी तू वो हीरा बन जाए, तू जिसको मिल जाए वो, तू जिसको मिल जाए वो हो जाए माला माल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल,